बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्थर रेम्बो और फीस de la पेशों और फेस्टिवल ऑफ पेशेंस, ये जो चैप्टर है फेस्टिवल ऑफ पेशेंस या फेस्टिवल ऑफ इंडोरेंस, ये न्यू वो में है, जिसका उर्दू में, जिसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा है लास्ट लाइन्स या लास्ट वर्सेस। ये इसका हिस्सा है। ये किताब बुनियादी तौर पर 1872 में बुनियादी तौर पर लिखी गई है। उस दौरान की ये मतलब आइडियाज़ हैं, और इस दौरान ये पॉल वैलेरियन के साथ ही था। ये शायरी और इसके अलावा जितनी भी इसकी ऑलमोस्ट है, इसमें एक फ्रैंक प्रूशियो वार का एक अहम थीम रहा है। ये उसकी शायरी है वो शुरू ही उस वक्त होती है जिस वक्त फ्रैंक प्रूशियो वार लगती है, तो ये अपने घर से निकल पड़ता है, और उसके बाद कोई अंदाज़न 4 या 6 साल का अरसा है जिस दौरान ये सारी शायरी लिखी गई है। और उसमें वो फ्रैंक प्रूशियो वार का एक बाकायदा एक आंसर मौजूद है। ये जो चैप्टर है इसमें बुनियादी तौर पे जो 4, उसमें से 3 हम देखेंगे, सॉन्ग ऑफ हाईएस्ट टावर, इटर्निटी और गोल्डन एज। सॉन्ग ऑफ हाईएस्ट टावर जो है ये है चॉन्सन दे ला पुरथो, यानी द सॉन्ग ऑफ द हाईएस्ट टावर। इटर्निटी है यानी कि इटर्नल, और गोल्डन एज यानी एज डो। इन सब में बुनियादी तौर पे वो जो फ्रैंक प्रूशियो वार का जो एक मामला है वो यहाँ इसमें मिलेगा। दूसरी चीज़ में जो मिलेगी वो यूथ का एक वेस्ट हो जाने का मामला है, कि वो जो यूथ थी वो अपना वो उस तरह से मौलूद थी, या वो जो उस तरह से ज़िंदगी गुजारनी थी वो नहीं गुजारी जा सकी। ये जो पहली है सॉन्ग ऑफ द हाईएस्ट टावर, इसमें कुछ हिस्सा ओसेनो एंड अल्फा का भी कुछ है, जिसका है सीजन इन हेल। लेकिन वो जो बुनियादी तौर पर हिस्सा है वो वही चीज़ है जो पिछले कोई जैसे उसकी एक्सटेंशन हुई है। ये जो सीजन इन हेल है ये बाद का लिखा हुआ है ना, 1873 का। फ्रैंक प्रूशियो वार थी वो इनसे पहले हो गई थी इसके टाइम लाइन से। ये 1872 की हैं, वो 1871 में फ्रैंक प्रूशियो वार ख़त्म हो गई थी। फ्रैंक फ्रेंच है, वो ऑर्थर वो खुद फ्रेंच है, और जो प्रूशियो है ये जर्मन इससे मुराद है। जंग के नतीजे में जर्मन ही जीते थे, और फ्रैंक की जो हेजमोनी थी वो कॉन्टिनेंटल यूरोप पे वो ख़त्म हो गई थी। ये है। अब इनमें जो जैसे मैंने पहले बताया कि इनमें बुनियादी तौर पे बात की गई है यूथ के वेस्ट हो जाने की, वो इनमें नजर आएगी। इसको हम देखते हैं। तो ये क्या है, द सॉन्ग ऑफ द हाईएस्ट टावर। आइडल यूथ बाय ऑल थिंग्स इंस्लेव्ड थ्रू सेंसिटिविटी आई हैव वेस्टेड माई डेज। जो यूथ थी वो बेकार हुई थी, यानी उसमें कुछ सच नहीं हुआ, वो बस ऐसे ही गुजर गई अंदर। उसमें जो तमाम जो काम तो जो यानी उसमें हर चीज़ बंदी हुई थी, बिल्कुल ही हाथ बंधे हुए थे, कुछ नहीं कर सकते थे। और वो एक हसासियत थी जिसकी वजह से वो दिन ज़ाया हो गए। यानी इंसान में वो डर सा आ जाता है, इंसान सहम सा जाता है। वही वॉर के पर्सपेक्टिव में ये सारा कुछ जो है वो है जो इसकी शायरी में नज़र आएगा। और लेट द मोमेंट कम वन हार्ट्स लव एज वन, ये बार बार आएगा। लेट द मोमेंट कम व्हेन द हार्ट्स लव एज वन। चूँकि जंग थी ऑब्वियसली, तो जब जंग होती है तो लड़ रहे हैं और नफरत है और सुकून नहीं है। तो हार्ट लव एज वन की वो कंडीशन है कि जिसमें अमन होगा, जिसमें एक सुकून होगा, जिसमें मोहब्बत होगी। I told myself wait and let no one see, and without the promise of true ecstasy let nothing delay this hiding away। कह रहा है कि मैंने खुद को बताया कि किसी को ना पता लगे, किसी को इस जो हाइडिंग जो है वो जो हमारा जंग से जो छुप जाने का मामला है वो किसी को पता ना लगे। हमें पता है कि जो ट्रू एक्सटेसी है वो शायद ना मिल सके, लेकिन वो चाहे हमें कोई यकीन या कोई नहीं पता कि वो होगा या नहीं होगा, लेकिन हम ये जो हाइडिंग अभी हम कर रहे हैं, ये जो हम छुपे हुए हैं उस जंग से, ये ना ज़ाया हो, ये ना किसी को पता लगे, ये इसमें कोई मुदाखलत ना आए। आई हैव बीन पेशेंट सो लॉन्ग, आई हैव फॉरगेटन
even the terror and suffering flown up to heaven. वो जो सब्र है उस जी के वो जंग ख़त्म तकरीबन तो जंग ख़त्म हो गई लेकिन वो ऐसे सुकून वो नहीं आया लेकिन वो क्या है कि वो पेशेंस इतना लंबा हो गया है उस मतलब वो सब्र वो इंतज़ार के होगा उसमें वो ज़्यादा जो टेरर सफरिंग थी वो भूल चुका है। वो जो टेरर सफरिंग थी वो गायब हो चुकी है। फ्लोन अप टू हेवन यानी कि वो उड़ चुकी है। वो दहशत और वो जो दुख थी वो जो मुसीबतें थी वो उड़ चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। A sick thirst again darken my veins। वो जो sick thirst है फिर से वो एक वो जो बुरी प्यास है वो फिर से मेरी रगों को मैला कर रहे हैं यानी कि फिर से वो जो है वो उस खौफ की तरफ लेके जा रही है। So the meadow freed by neglect flowered overgrown with weeds and incense to the buzzing nearby of 100 foul flies। जो मेडो है मेडो यानी कि वो जो मुल्क है या वो जो उसका वतन है वो जहाँ वो रहता है वो जो उसका घर है वो जो जहाँ वो उस वक्त मौजूद है जिस वक्त नज़म लिख रहा है या जो उसका असल घर था वो क्या है कि वहाँ पे वो निगलेक्ट से जो फ्री हुई है यानी कि जो है कोई नज़र नहीं रख रहा कोई मतलब वो जंग वाला मामला नहीं रहा मतलब एक्चुअल जंग नहीं हो रही। तो उस वजह से क्या हुआ कि वो उस निगलेक्ट की वजह से वो जो उन लोगों का जो जंग कर रहे थे उनका निगलेक्ट है तो उस वजह से वहाँ वो जगह आज़ाद हुई है वो चरागाह में वो मेडो और वहाँ फ्लावर्ड ओवरग्रोन विद वीड्स एंड इंसेंस। वहाँ फूल हो गए कौन से वाले जी वीड्स यानी कि वो जो बूटी होती है वो जो जंगली जब पौधे होते हैं और इंसेंस यानी वो जो अगरबत्ती वाला होता है और बजिंग नियर बाय ऑफ 1000 फाउल फ्लाइज यानी कि वो अब ऑब्वियसली जब वो ये बूटियाँ जिसमें उगती हैं वो जो जंगली पौधे होते हैं तो फिर उन पे ये फाउल फ्लाइज आती हैं परवाने आते हैं और वो आके जो है वो बजिंग करते हैं। वो अजीब सा तो शोर होता है वो इरिटेटिंग किस्म का। दूसरा वो देखने में भी वो इरिटेटिंग सा एक एहसास होता है तकलीफ दह एहसास होता है। और 1000 widowhoods of a soul so poor it bears only the image of a lady before does one then pray to the virgin today। widowhoods यानी कि जो है वो बेवा होना या रणवा होना तो जंग की सूरत में ऑफ कोर्स जो है वो औरतें बेवा हो जाती हैं। तो वो क्या है कि वो एक ऑफ अ सोल सो पुअर इट बेयर्स ओनली द इमेज ऑफ अ लेडी बिफोर यानी कि अब जो है वो उनके पास सिर्फ और सिर्फ वो जो सोल है वो जो जिसके वो 1000 विडोहुड्स हैं वो इतना वो पुअर यानी इतनी इस बुरी हालत में है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो लेडी का की जो है वो एक उम्मीद बस वो लेडी ही रह गई। कौन लेडी वो जो आगे है जी वर्जिन। डज वन देन प्रे टू वर्जिन टुडे। वर्जिन यानी कि जो मैरी है सन ऑफ सॉरी मदर ऑफ जीसस उसकी बात हो रही है कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ उम्मीद के तौर पे वही जो है वो उसकी शख्सियत ही बची है उसका एक यकीन ही बचा है। आगे उसने कहा कि क्या फिर हमें जो है वो उससे दुआ मांगनी चाहिए नो दैट। हाँ ये क्रिश्चियन बिलीव है कि जो दुआ मैरी से मांगी जाती है वो रद्द नहीं होती तो ये उसका जिक्र है। ऐसा कि अगर उससे दुआ मांगी जाए तो शायद सारा ये मसला ये मुश्किलें ये हल हो जाए नो दैट। Adult youth, by all things enslaved through sensitivity, I have wasted my days, or let the moment come when hard love is one। वही चीज़ है जो पहला स्टैंजा भी था। सारा अल्फाज में इसका मतलब क्या है कि वो कह रहा है कि उसकी जो यूथ थी वो तबाह हो गई है। वो जो है वो अब वो एक यूनिवर्सल लव डिमांड कर रहा है। यूनिवर्सल लव टेक्निकली क्या है कि मतलब जो है वो जो जंग हुई थी वो उसका वो ख़त्म हो जाए मामला और वो मिलजुल कर रहें सब लोग और कोई मसला ना हो एंड ऑल दैट। वो यूनिवर्सल लव डिमांड कर रहा है। इसके बाद सीजन इन हेल का है हिस्सा है वो भी वही ऑलमोस्ट बात है। लेट इट कम द डे व्हेन हार्ट्स लव एज वन। वो आने दो दिन जिस वक्त जो है वो दिल एक हो जाएंगे। आई हैव बीन पेशेंट सो लॉन्ग आई हैव फॉरगॉटन इवन द टेरर एंड सफरिंग फ्लोन अप टू हेवन अ सिक थर्स्ट अगेन रॉक इन माय वेन्स। मैंने बहुत इंतज़ार कर लिया इतना कि वो जो खौफ और दुख तकलीफ थी वो आसमानों की तरफ उठ गई यानी ख़त्म हो गई है और एक फिर से एक प्यास जो है वो मेरे इनसाइड्स को मेरी रगों को ख़राब कर रही है। लेट इट कम द डे व्हेन हार्ट
when hearts laugh as one, वो दिन आने दो जिस वक्त दिल एक हो जाएंगे. So the meadows freed by neglect, flowered overgrown with weeds and incense, to the buzz nearby of foul flies, ताकि वो जो है वो जो चरागाह है यानी कि जो वतन है वो उस नेगलेक्ट की वजह से वो आज़ाद हो जाए, यानी कि वो जो ग्रीड या वो जो एक डोमिनेट की जो अर्ज है वो उसकी तरफ से जो निगलेक्ट आएगा, यानी उस चीज़ को जो नज़रअंदाज किया जाएगा, तो उससे जो है वो चरागाह में फूल उगेंगे, वो वीड्स और इंसेंस उगेंगे और फिर वो फाउल फ्लाइज आएंगी. तो ये है. और लेट इट कम द डे व्हेन हार्ट लाफ एज वन, वो उस दिन को आने दो जिन दिल एक हो जाएंगे. अब अगली को देखते हैं, इटर्निटी. It has been found again. What eternity? It is the sea fled away with sun. ये बाकायदा एक मंजर है जिसको बयान किया गया है कि मान लो कि आप खड़े हैं कहीं समंदर पे और वहाँ वो सूरज डूब रहा है या निकल रहा है, यानी बिल्कुल वो अपने होराइजन पे है. तो वो एक जब वो उस तरफ को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो एक एटर्निटी है. तो उसको ऐसे सिंबलाइज किया जा रहा है कि ये एटर्निटी है जो कि फिर से मिल गई है. इट हैज़ बीन फाउंड अगेन. सेट सोल, लेट अस विस्पर द कन्फेशन ऑफ द नाइट फुल ऑफ नथिंगनेस एंड द डे ऑन फायर. वो अपने सोल से जैसे कहता है कि हम उसको बयान करें, उस नाइट फुल ऑफ नथिंगनेस को और डे ऑन फायर को. वो जो रूटीन की एक लाइफ है वो जो कि इस तरह होता है कि रात में बिल्कुल खामोशी होती है, वो दिन में जो है वो एकदम जो है वो जोश ये और वो होता है. फ्रॉम ह्यूमन एप्रोबेशन, ह्यूमन इंसान के जो रज़ा है, इंसान की जो मर्ज़ी है उससे. फ्रॉम कॉमन एनर्जीज, इंसान की ज़रूरियात है. यू डाइवर्ज हेयर एंड यू फ्लाई ऑफ एज यू मे. तुम यहाँ उससे अलग होते हो और उड़ जाते हो जैसे तुम चाहते हो, यानी कि यहाँ बिल्कुल आज़ाद हो जाते हो इस सिनेरियो में जिसमें वो समंदर है और आगे वो सूरज है वो डूब रहा है या वो निकल रहा है. तो वो बिल्कुल वो एक खामोशी का मामला है. वो ऐसे है जैसे वो लामुतनाही एक मोमेंट है, एक लम्हा है जो कि लामुतनाही है. सिंस फ्रॉम यू अलोन सैनिटी एम्बर्स ड्यूटी ब्रीथ्स. तुम ही हो जिससे वो एक लग्जूरियस जो है वो ग्लो नज़र आता है. वो जो टॉयलेट वाला मामला है या वो दूसरा है कि जिसमें वो रोशनी निकल रही है ऐसे, तो उससे हम कहेंगे जी सैनिटी एम्बर्स और ड्यूटी ब्रीथ्स. मकसद जो है वो ज़िंदगी का वो दम भरता है, सांस लेता है. विदाउट एनी वन सेइंग एट लास्ट देयर इज़ नो होप, बजाय ऐसे पहले कि कोई कहे आखिरकार कोई उम्मीद नहीं है. नो ओरिड्योर, कोई मतलब कोई उम्मीद वही वाला मामला है, कोई आएगा और आके मदद नहीं करेगा. नॉलेज एंड फोर्टिट्यूड, यानी कि कोई जो है वो किसी को दर्द की परवाह नहीं है, कोई आएगा नहीं मदद नहीं करेगा. टॉर्चर इज सर्टन, जो तकलीफ़ है जो अजियत है वो होनी ही होनी है. इससे मुराद वो जीसस वाला मामला भी लिया जाता है कि शायद वो जो एक उनका क्रिश्चियन बिलीव है कि वो जीसस आएगा और आके इंसानों को बचाएगा उधर. तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई नहीं आने वाला जो आके हमें बचाएगा. It has been found again. What eternity? It is the sea fled away with the sun. पर वही वाली बात कि वो मिल गई है एटर्निटी. वो क्या है एटर्निटी? वो लम्हा है जिसमें वो ऐसे वो बयान कर रहा है कि समंदर है, वो समंदर है और वो सूरज है दूर बहुत. वो एक एटर्निटी के सेंस जो है वो बता रहा है. यानी कि रियल लाइफ में ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं है, लेकिन अगर आप उससे एस्केप करते हैं किसी ऐसी नेचुरल साइड पे जाके, तो आप ख़ुद को एक सुकून दिला सकते हैं और फ्लाई ऑफ एज यू मे, यानी कि आप जैसे चाहें ख़ुद को महसूस करा सकते हैं, जैसे चाहे आप ख़ुद को एक लुत्फ़ में डाल सकते हैं. इसके बाद गोल्डन एज है. गोल्डन एज में बाकायदा ये चीज़ें हैं, ये फ्रैंक प्रूशो वॉर वाली. इसको देखते हैं. वन ऑफ द वॉइसेस
always angelic, it is about me, sharply expresses itself. एक आवाज़ है, उसके अंदर की कोई आवाज़ है, वन ऑफ द वॉइसेस, ये जो इनसाइड वॉइसेस होती है उनमें से एक आवाज़ है जो कि ऑलवेज एंजेलिक, यानी कि वो फरिश्ता सिफ्त है, वो अच्छा चाहती है, वो कुछ बेहतरी आना चाहती है, वो नेक है। वो जो आवाज़ है, इट इज़ अबाउट मी, जो वो मेरे बारे में है, और शार्पली एक्सप्रेस इटसेल्फ, वो खुद को बयान करती है ऐसे, वो यानी कि आप ये कह सकते हैं वो अपनी कहानी सुनाती है। दोज 1000 क्वेश्चंस स्प्रेडिंग देयर रूट्स स्प्रिंग इन दी एंड। वो सवालात होते हैं इंसान के जहन में, इंसान के दिल में, कि जी क्या होगा, कब होगा, कैसे सुकून आएगा, कैसे खुशहाली आएगी, कैसे इंसान आगे बढ़ेगा, कैसे इंसान की ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। बोलता है तो क्या है कि वो अपने वो फैलते हैं और एट द एंड वो लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं जी? ओनली ड्रिंकिंगनेस एंड मैडनेस अंडरस्टैंड दिस ट्रिक। जो ड्रिंकिंगनेस यानी कि वो मतलब होश होना या पागल होना, यानी कि अपनी होश खो देना, वही इस चीज़ को समझता है। सो इजी सो गे, इट्स ओनली अ वेव, ओनली फ्लावर, एंड दैट इज़ योर फैमिली, देन इट सिंग्स। वो एक ट्रिक है। वो क्या ट्रिक है? यानी कि वो एक वेव आती है, एक लहर आती है कि ये है तुम्हारे, ये जो फूल है ये तुम्हारे फैमिली है, और फिर वो गाते हैं। यानी कि उन सवालों का वो जो सोचता है, वो जो 1000 क्वेश्चंस है, उनके जवाब में उसे एक शय अंदर से महसूस होती है। वो क्या है कि वो कहते हैं कि मतलब ये ओनली फ्लावर एंड दैट इज़ योर फैमिली, और वो गाते हैं। वो जो एंजेलिक वॉइस है वो गाते हैं। वो उन सवालों का जो जवाब है वो ये है कि इंसान बस मदहोशी में चला जाए और होशो आवाज से मावरा होके तो उस आवाज़ को महसूस करे, उसमें लुत्फ हासिल करे। सो गए सो ईजी, वो इतनी खुश कर देने वाली और इतनी आसान है, एंड विजिबल टू नेकेड आई, कि वो आँख को नज़र भी आती है। ये अब ऑब्वियसली ये ड्रंकेडनेस या मैडनेस में ही नज़र आ सकती हैं। आई सिंग विद इट, जब वो इंसान उस चीज़ को महसूस करता है, देखता है, टेक्निकली देख नहीं रहा होता, वो महसूस कर रहा ही होता है जो उसके आंखों के सामने नज़र आ रहा होता है। तो आई सिंग विद इट, इंसान उसके साथ ही उसकी लह में ही बैठ जाता है। अंडरस्टैंड दिस ट्रिक, सो इजी सो गे, इस ट्रिक को समझो, बहुत खुश कर देने वाली, बहुत आसान है। इट्स ओनली वेव, ओनली फ्लावर, दैट इज़ योर फैमिली। समझो इस चीज़ को कि जी ये बस एक लहर है और सिर्फ फूल ही हैं जो तुम्हारी फैमिली है। एंड देन अ वॉइस, फिर वो जो एक आवाज़ है, हाउ एंजेलिक इट इज़ अबाउट मी। ये इतनी फरिश्ता से था कि ये मेरे बारे में है। शार्पली एक्सप्रेस इटसेल्फ, वो बड़ी ही कमाल हुनर से अपने आप को बयान करती है। एंड सिंग्स एट दिस मोमेंट, और वो गाती है इस लम्हे पे, यानी जिस लम्हे में वो उसको महसूस करते हैं। लाइक अ सिस्टर टू ब्रेथ, वो जो आवाज़ है वो इतनी को मानूस या इतनी को वो से कहेंगे कि वो मिलती जुलती है, या इतनी को इंसान से वो करीबी है कि ऐसे लगता है जैसे वो सांस की बहन हो। यानी कि ऐसे कि मतलब सांस लेते हुए भी एक सर्टन आवाज़, एक मखसूस आवाज़ पैदा होती है, लेकिन वो गाना नहीं होता, वो मीठी आवाज़ नहीं होती है। तो ये जो आवाज़ है ये मीठी है, लेकिन वो इतनी जो है वो नेचुरल, इतनी एंजेलिक है, बिल्कुल वो ऐसे ही जैसे सांस लेना। इसका ये मतलब है कि बहुत एक तो आसान है, दूसरी ये इंसानों जैसी है, इंसानों से करीब है, और ये एक ये कि ये जो आवाज़ है ये बिल्कुल नेचुरल है, ये कोई आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं की गई। यानी कि जंग जो है वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, लेकिन जो आवाज़ है ये सिस्टर टू ब्रेथ है, ये नेचुरल है विद अ जर्मन टोन। ऑफ कोर्स फ्रैंक प्रूशो आवाज़, प्रूशो जो है मेरा जर्मन है, तो लेकिन विद जर्मन टोन इसका यही मतलब है कि वो जब वो लड़ाई वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो वो बिल्कुल मतलब हार्ड लेवल्स वन वो एक हो जाएंगे, तो फिर वो जर्मन टोन है वो भी फ्रेंच सुनेंगे, फ्रेंच टोन है जर्मन सुनेंगे, यानी कि वो फिर वो मेरा तेरा वाला फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। बट एरेंट एंड फुल, यानी कि वो एंथुजियास्टिक है, उसमें जोश का एक एलिमेंट है और वो मुकम्मल है। द वर्ल्ड इज विशस, जो दुनिया है वो क्रूअल है, वो वायलेंट है। इफ दैट सरप्राइजेस यू, लिव एंड लीव टू द फायर डार्क मिसफॉर्च्यून। अगर ये चीज़ आपको हैरान कर दी है, ये चीज़ आपको बुखला देती है, आपको कह लो कि आप इस चीज़ को नहीं तो कह रहे थे कि ये होगा कि जी दुनिया इतनी जो है वो क्रूअल होगी और इतनी जालिम है, तो क्या हो गया, आप इस
आप जो है वो लीव टू द फायर डार्क मिसफॉर्च्यून, वो कह रहा है कि अपनी ज़िंदगी जियो और इसको छोड़ दो, इसको इसके अपने हाल पे छोड़ दो, ये जंग को और दुनिया को। ओ प्रीटी कासो, हाउ ब्राइट योर लाइफ इज, व्हाट एज डू यू बिलोंग टू, princely nature of our elder brother. I also sing many sisters' voices, not at all public, surround me with chaste glory. अबे कोई जगह है, कोई कासल हो सके पुराना, जो कि इसको देख के कह रहा है कि मतलब तुम्हारे ज़माने में ज़िंदगी कैसी होगी, कोई अच्छी होगी, बहुत कोई मज़ेदार किस्म की कोई होगी, कुछ इसमें कोई इस किस्म का मामला, यानी कि कोई खुशहाली होगी, खुशी वाला मामला होगा। और तुम किस दौर से ताल्लुक़ रखते हो। वो कहता है कि जी मैं भी गाता हूँ, तो मेरे इर्द गिर्द बहुत सारी आवाज़ें हैं जो कि मेरे इर्द गिर्द हैं, नॉट एट ऑल पब्लिक, वो वैसे एग्जिस्ट नहीं कर रहे, मेरे इर्द गिर्द है। और वो जो गा रही हैं वो एक चास्ट ग्लोरी, यानी कि वो एक शान शौकत वाला एक मामला है, जो कि जिसमें बिल्कुल वो है पाकीज़गी है, बिल्कुल एक प्योरिटी का एलिमेंट है। ये उसका गोल्डन एज का एक कॉन्सेप्ट है कि कुछ ऐसी आवाज़ें हैं कि जो बता रही हैं वो यूनिटी के बारे में, एक दास्तान सुना रही हैं, पुरानी कोई दास्तान सुना रही हैं, जिसमें वो फ्रेंच और जो जर्मन थे वो मिलजुल के रहते थे, कोई लड़ाई वाला मामला नहीं था। और वो उसके इर्द गिर्द हैं, वो ऐसा मतलब दुनिया में नहीं है, वो उस चीज़ को इमेजिन कर रहा है, वो उस चीज़ को महसूस कर रहा है, वो उस चीज़ को ड्रीम कर रहा है, वो रियलिटी में है नहीं है। ये हैं तीनों नज़में, द सॉन्ग ऑफ द हाईएस्ट आवर, इटर्निटी और गोल्डन एज। लिखने के हिसाब से, ज़माने के हिसाब से और मानी के हिसाब से भी।